बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में शिराज ख़ान आप सबको खुश आमदीद कहता है। आज का प्रोग्राम इस एतबार से बहुत आम है कि ये 2015 का ये आखिरी प्रोग्राम है। 2015 की जब हम बात करें तो दुनिया में बेशुमार वाक़यात हुए, जिस पर एक एक वाक़या पर एक एक प्रोग्राम दरकार है, उस पर बात जो है वो की जा सकती है। 2015 में मुसलमानों के हालात का दुनिया में अगर एक सरसरी जायज़ा लिया जाए तो ये साल दहशत गर्दी, मुसलमानों की तबाही, अनलॉफुल किलिंग, लाकानूनियत, मुसलमानों के वसाइल की बर्बादी और तबाही का ही मंजरनामा पेश कर रहा है। और एक बात जो मुझे प्रोग्राम के शुरू में कहनी है, वो जब मैं इस सारे वाक़यात का वन बाय वन तज्ज़िया करता हूँ तो मुसलमान दुनिया के अंदर ग्रोइंग पॉपुलेशन है। एक अंदाज़े के मुताबिक जो कन्वर्ट हो रहे हैं या नए मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। 2050 तक मुसलमान दुनिया का 73% हो जाएंगे और जबकि क्रिश्चियन 37% रह जाएंगे। और इस एतबार से ये देखा जाए कि फिर वक्त इतना तेज़ी से गुज़र रहा है कि जब आज हम 2015 को रुखसत करने जा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते ही ये साल हमारी आँखों से ओझल हो गया। मैं प्रोग्राम के शुरू में एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोट करना चाह रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ कि वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है तो दरअसल इस हदीस में जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको रवायत किया है, ये सही बुखारी की हदीस है 1036। इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, द आवर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट बिगिन अनटिल नॉलेज इज टेकन अवे। दुनिया से इल्म रुखसत हो जाएगा। आज सुकड़कार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। एक सिम कार्ड में, एक मोबाइल में दुनिया सिकुड़ के आ गई है। हकीकी नॉलेज किसी के पास नहीं है, वो दुनिया से उठा लिया गया है। ये क़यामत की एक निशानी है। अर्थक्विक्स इंक्रीज़, ज़लज़ले कितने आए। अक्टूबर में मैं पाकिस्तान में था, ज़लज़ला आया, बहुत स्केरी था। मैंने पहली दफ़ा इतनी बड़े स्केल्स पर 2015 में अक्टूबर के महीने में ये ज़लज़ला देखा और मैं ख़ुद उसके अंदर मौजूद था। ज़लज़ले ज़्यादा आएंगे, ये क़यामत की एक निशानी है। टाइम पासिस क्विकली, साल महीनों के बराबर और महीने हफ्तों के बराबर और हफ्ते दिनों के बराबर और फिर दिन जो है घंटों के बराबर हो जाते हैं। अभी मंडे होता नहीं तो फिर दोबारा संडे हो जाता है। तो ये वो वक्त है, ये क़यामत की वो निशानियाँ हैं। टर्बुलेशंस अपीयर्स, जो ट्रबल दुनिया में आफात है, मुश्किलात हैं, वो बढ़ जाएंगी। देयर विल बी लॉट ऑफ वेल्थ अमंग यू एंड इट विल बिकम अबेंडेंट। दौलत बहुत होगी लेकिन वो साख्त हो जाएगी, उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा। एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ हराज। हराज अरबी में कहते हैं किलिंग को। देयर विल बी किलिंग 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 एवरीवेयर। तो इस आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि 2015 में मुसलमानों के हालात कैसे रहे, मुस्लिम्स इन 2015, और फिर टेररिज्म के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी मुसलमान हैं वो तबाही, बर्बादी, किलिंग और ये दहशत गर्दी पर ही सारा मुसलमानों के हवाले से ये फोकस किया गया। मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है रिफ़त मुग़ल साहिबा। आप सियासी समाजी रहनुमा हैं और यहाँ हमारे कम्युनिटी के मामलात में बहुत मुतहर्रिक रहती हैं। आपको मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। इसके अलावा मेरे साथ आज नोटिंगहम से तशरीफ़ लाई है हमारी कोलीग हैं
एक टीवी चैनल पे प्रेजेंटर है, टीवी एंकर रही हैं। कोई 6-7 महीने तक अपना इन्होंने प्रोग्राम बिज़नेस के हवाले से किया है। सियासी समाजी एतबार से बहुत मुतर्रक हैं। दोनों फैमिली वाली ख़वातीन हैं और कम्युनिटी के अंदर जो हमारी ख़वातीन का रोल है इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, उसके अंदर अपना एक विजन रखती हैं, एक अपनी आवाज़ रखती हैं। शुगुफ्ता, वेलकम टू द शो। मेरे ख़्याल में आपके पास पहले चलूँगा। जब हम टेररिज्म की बात करते हैं तो कुछ मेरे पास रिसर्च अपनी है और कुछ फिर आपसे भी मैं बात इसके बारे में करूँगा। लेकिन चूँकि ये माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल का महीना है और रबीउल अव्वल का महीना जो है वो हज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैदाश के एतबार से बहुत मुमताज़ है, मुनफरिद है। इस महीने में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिनको अगर खुदा ताला ने इस दुनिया में मबूस न किया होता तो ये दुनिया ही शायद वजूद में ना आती, उनकी एक नहात से शुरू करना चाहूँ अगर इजाज़त है। चूँकि साल का इख्तिताम रबीउल अव्वल में शुरू हुआ और नया साल का सूरज जब तलू होगा हमारे लिए नवीद बनकर, तो वो भी रबीउल अव्वल में ही जनवरी आएगा। तो इख्तिताम भी रबीउल अव्वल में और आगाज़ 2016 का भी रबीउल अव्वल में होगा। तो बिफोर वी गो फर्दर, मैं एक नात आपको सुनाना चाह रहा हूँ। ये मैं तरन्नुम के साथ नहीं बल्कि अपनी आवाज़ में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। आप हैरान होंगी कि ये मरूफ़ कालम नगार हसन नसार की ये नात है। पाकिस्तान के मुमताज़ कालम नवीस हैं, बेलाग तज़्ज़िये करते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं ना कि ये सेइंग है कि बाज़ लोगों को अल्लाह ने इस काम के लिए पैदा किया था। अब मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक जब इस नात को मैं देखता हूँ तो शायद हसन नसार को अल्लाह ताला ने इसी नात को लिखने के लिए पैदा किया था। और हसन नसार साहब एक इमेजिनेशन करते हैं कि काश मैं हज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा हुआ होता। उस तस्वर में ये सारी नात है। तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, मुझसा कोई दूसरा न होता। सांस लेता तू मैं जी उठता, सांस लेता तू मैं जी उठता, काश मक्का की मैं फजा होता। हिजरतों में पड़ाव होता मैं, हिजरतों में पड़ाव होता मैं, और तू कुछ देर को रुका होता। हिजरतों में पड़ाव होता मैं और तू कुछ देर को रुका होता। तेरे हुजरे के आसपास कहीं, तेरे हुजरे के आसपास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता। तेरे हुजरे के आसपास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता। बीच ताइफ बवक्त संगजनी, बीच ताइफ बवक्त संगजनी, तेरे लब पे सजी दवा होता। किसी गज़वा पे जख्मी होकर, किसी गज़वा पे जख्मी होकर तेरे कदमों में जा गिरा होता, तेरे कदमों में जा गिरा होता। काश ओहद में शरीक हो सकता, काश ओहद में शरीक हो सकता और बाकी न फिर बचा होता। तेरी कमली का सूत क्यों ना हुआ, तेरी कमली का सूत क्यों ना हुआ, तेरे शानों पे झूलता होता। चोप होता मैं तेरी चौखट की, चोप होता मैं तेरी चौखट की, या तेरे हाथ का आसा होता, या तेरे हाथ का आसा होता। तेरी पाकीज़ा जिंदगी का, तेरी पाकीज़ा जिंदगी का मैं कोई गुमनाम वाक़या होता। तेरी पाकीज़ा जिंदगी का मैं कोई गुमनाम वाक़या होता।
लफ्ज होता किसी में आयत का जो तेरे होठों से अदा होता। लफ्ज होता मैं किसी आयत का जो तेरे होठों से अदा होता। मैं भी कोई जंगजू अरब होता, मैं भी कोई जंगजू अरब होता और तेरे सामने झुका होता, तेरे सामने झुका होता। मैं भी होता तेरा गुलाम कोई, मैं भी होता तेरा गुलाम कोई। लाख कहता ना मैं रहा होता, लाख कहता ना मैं रहा होता। सोचता हूँ तब जन्म लिया होता, सोचता हूँ तब जन्म लिया होता। जाने फिर क्या से क्या हुआ होता, जाने फिर क्या से क्या हुआ होता। चांद होता तेरे ज़माने का, चांद होता तेरे ज़माने का, फिर तेरे हुक्म से बटा होता, फिर तेरे हुक्म से बटा होता। पानी होता उदास चश्मों का, पानी होता उदास चश्मों का, तेरे कदमों में बह गया होता, तेरे कदमों में बह गया होता। पौधा होता मैं जलते सरा में, पौधा होता मैं जलते सरा में और तेरे हाथ से लगा होता। तेरी सोबत मुझे मिली होती, तेरी सोबत मुझे मिली होती, मैं भी तब कितना खुशनुमा होता, मैं भी फिर तब कितना खुशनुमा होता। मुझ पर पड़ती जो तेरी चश्मे करम, मुझ पर पड़ती जो तेरी चश्मे करम, आदमी क्या मैं मोजज़ा होता, आदमी क्या मैं मोजज़ा होता। टुकड़ा होता मैं एक बादल का, टुकड़ा होता मैं एक बादल का और तेरे साथ घूमता होता। सुभान अल्लाह। आसमान होता ऐद नबवी का, तुझको हैरत से देखता होता। आसमान होता ऐद नबवी का, तुझको हैरत से देखता होता। खाक होता मैं तेरी गलियों का, खाक होता मैं तेरी गलियों का और तेरे पाँव को चूमता होता। खाक होता मैं तेरी गलियों का और तेरे पाँव को चूमता होता। पेड़ होता मैं किसी खजूर का कोई, पेड़ होता मैं किसी, मैं पेड़ होता मैं खजूर का कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता। बच्चा होता गरीब बेवा का, बच्चा होता गरीब बेवा का, सर तेरी गोद में छुपा होता, सर किसी तेरी गोद में छुपा होता। रास्ता होता तेरे गुजरने का, रास्ता होता तेरे गुजरने का और तेरा रास्ता देखता होता। बुती होता मैं खाना काबा में, बुती होता मैं खाना काबा में, जो तेरे हाथ से फना हुआ होता, जो तेरे हाथ से फना हुआ होता। मुझको खालिक बनाता गारे गार हसन, मुझको बनाता खालिक गार हसन और मेरा नाम भी हिरा, गारे हिरा होती है ना, जो वो कहता है मुझको खालिक बनाता गार हसन और मेरा नाम भी हिरा होता। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी तरफ से एक और बहुत अच्छा कलाम है माशाल्लाह। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है उस पर अगर हम आएँ तो बहुत सारे वाक़यात दुनिया में। आई थिंक लेट्स स्टार्ट यू फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक एनालाइज द थिंग्स। Yes, so Barcelona, there's been so much in the media this year about terrorism affecting Muslims, and so much so that every time you switch the TV on, that's all you see. And for that, Theresa May has brought in about no less than about 9 anti-terrorism acts, which of course go a long way towards stopping terrorism, but also there's lots that's going on in terms of like Islamophobia. Now, Islamophobia has increased nearly like 60 or 70% over the last year. These crimes are being committed against women, against children in schools. Discrimination is taking place in terms of like Muslim men finding jobs, and right now we've got Donald Trump who's joined the debate and banning Muslims from the US. So all of this is having an effect on everyday people in our everyday life. So Shiraz Bhai,
So all I can say is that Islamophobia, as it's been defined, is any hostility towards Muslims, whether it's fear, whether it's dislike. And because of everything that's been happening in the media recently, especially with the Paris attacks, we all condone them wholeheartedly. But I think more can be done by British Muslims in order to save ourselves, because all this sheer terrorism has been at the forefront. Yes, yes, Rivat Mughal Sahib, what would you like to say? क्या कहना चाहेंगी आप मुसलमानों के हवाले से ये साल कैसा रहा? I'm also agree with her and bit disagree कि हमें हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए. हुए हैं डेफिनेटली ऐसे हैपन हुए हैं जिसकी वजह से हम लोग मुसलमानों को दबाया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, अगर हिजाब वाली औरतों को रोका जाता है या उनको डराया जाता है, तो उसके पीछे रीज़न होती है. देखें, जो इन्होंने अभी शुरू में मेंशन किया था, जिस चीज़ से इन्होंने अपना प्रोग्राम ओपन किया है कि हम ग्रो हो रहे हैं, 73% बोला है ना आपने, कि 73% मुसलमान 2050 में होंगे. तो देखें, जब आप किसी से इनसिक्योर होते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं उसके सर को दबाएं, उसको कुचले, वो सामने ना आए, वो पावरफुल ना आए. तो मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ है या हो रहा है या जो प्लानिंग है, उनकी ये रीज़न है कि भाई वो इनसिक्योर हैं, वो इस वजह से ये कर रहे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान इसके बावजूद, इन सारे फैक्ट के बावजूद हम लोग ग्रो कर रहे हैं. हमारी कम्युनिटी हर जगह पे काम कर रही है, हर जगह पे हमारी पहचान है. ठीक है, आपसे बात होती रहेगी. मेरे पास पूरी एक लिस्ट है जो मैं बताऊंगा कि मुसलमानों के हवाले से 2015 में क्या क्या वाक़यात हुए. लेकिन इस मौके पर एक 1.5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं. नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम. इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं. हम 2015 को CF जा रहे हैं और ये 2015 में मुसलमानों के हालात कैसे रहे. आपको पता है हम टेररिज्म के बारे में इसको डोमिनेट कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं. चूँकि पूरे 2015 में मुसलमानों के हालात UK एंड यूरोप में देखें, मगरब में देखें या इस्लामी ममालिक में देखें, टेररिज्म के हवाले से हर जगह बर्बादी और तबाही हुई है और मुसलसल ये हो रही है. और इसी हवाले से जो मेरी कोलीग है शगुफ्ता, इन्होंने बताया क्वाइट राइटली कि इसी में इस्लामोफोबिया भी बढ़ा है, इसी में बहुत सारी पाबंदियां भी लगी हैं. रिफत साहबा का कहना ये है कि ब्रेक से पहले, जाने से पहले ये कह रही थी कि ये इसके बावजूद हम लोगों को बड़ी सहूलतें हासिल हैं और हम इस ग्रो आप ही हो रहे हैं. तो इसमें कमी नहीं. मेन अगर वाक़यात आप दुनिया में देखें 2015 के, वैसे तो आप दिसंबर की बात करें तो आज जब ये प्रोग्राम 29 को हो रहा है तो आज भी मर्दान के अंदर एक बम फटा है जिसमें 24 लोग, खैबर पख्तूनख्वा में 24 लोग एक खुदकाश बम के ज़रिए जो है वो शहीद हो चुके हैं. ये नादरा के हाफिज में वहाँ हुआ था. इसी तरह 2015 को आप देखें बड़ी बड़ी जो वाक़यात हुए. अब एक को करके मैं आपको फिर उसी पुराने सीन में, पुराने उस गम में नहीं लेके जाना चाह रहा. आप देखें कि ये फ्राइडे जो है वो 2015 को एक मशीन गिरी है हज के दौरान. तो बैतुल हरम में तो कम से कम 107 लोग इस साल उस मशीन में, उस हादसे में शहीद हुए. इसी तरह जिसमें बोल्टन के एक 4 बच्चों का बाप कासिम अकरम भी शामिल था. फिर 24 सितंबर को आप देखें मिना में, जो विकीपीडियाज़ एंड डिफरेंट रिपोर्ट्स को मैं देख रहा था, तो फिगर को आप अगर छोड़ दें तो एक अंदाजे के मुताबिक 2,500 यानी 2,500 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए मिना में. स्टम्पी, ये जो शैतान को पत्थर मारने के दौरान शहीद हुए. इसी तरह आप जनवरी में देखें तो एयर फोर्स स्ट्राइक्स ऑन TTTP और 31 पीपल बिन किल्ड इन, जो फाटा में 31 लोग मारे गए. इसी तरह 15 मार्च को बमिंग हुई है चर्च में लाहौर, जिसमें 11 लोग जो है वो हलाक हुए. 23 मार्च को 80 तालिबान दहशत गर्दों को पाक अफवाज की कार्रवाई में कत्ल कर दिया गया, जबकि 6 हमारे पाकिस्तान के फौजी भी शहीद हुए. 19 मई को पाकिस्तान में क्रिकेट का आगाज़ हुआ और ये जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम हमारे पाकिस्तान में गई. और 2009 में जब श्रीलंकन टीम के ऊपर लाहौर में हमला हुआ था, उसके बाद कोई दुनिया की क्रिकेट टीम जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में नहीं आ रही थी. तो ये बहरहाल एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप था. 25 दिसंबर को
मोदी पाकिस्तान के दौरे पर अचानक आ टपके, इसके बारे में बात हम करेंगे तफसील से। इसी तरह फ्राइडे 13 नवंबर को पाकिस्तान में पेरिस अटैक में 150 के करीब लोग जो हैं वो पेरिस अटैक में वो जान बाक हो गए और 368 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए। इसी तरह 3 दिसंबर को हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, हमारे हाउस ऑफ कॉमन्स में 397 लोगों ने वोट दिए, एमपीज़ ने वोट दिए और फैसला हुआ कि सीरिया पर अटैक किया जाएगा। तो अगर दिसंबर की बात करें तो बहुत सारे वाक़यात हैं। इसी तरह बहुत सारे और दूसरे भी हैं। मैं अपनी कोलीग से कहूँगा कि इस पर तफसीली बात करें। जी रिफत। बेसिकली वही मैं जैसे आपको फॉलो करती रहती हूँ, आपने हर टॉपिक पे एक अलग प्रोग्राम उन दिनों में आप करते रहते थे जब ये होता था। रिसेंटली जो सबसे लास्ट में आपने मेंशन किया है मोदी का जो दौरा हुआ है हमारे, उसका भी वही वाली बात है कि चलो आ गए मोदी, मोस्ट वेलकम। लेकिन मोदी का जो विज़िट था वो आई थिंक पर्सनली कि वो टोटली फैमिली विज़िट था। वो मेरिट पे इनवाइटेड थे, वो आए विदाउट वीज़ा, आए 120 पीपल एकदम से आ गए, ना मीडिया को पता ना किसी को। उसमें कोई भी हमारी गवर्नमेंट के वज़ीर वगैरह कोई भी नहीं थे। वो दैट वाज, मैं तो समझती भी नहीं हूँ इसको मुनासिब कि आप उसको ऑफिशियल उसमें मेंशन भी करें कि मोदी पाकिस्तान में आए थे। लेकिन ये 11 साल के बाद पहली दफ़ा लेकिन वो किसी प्राइम मिनिस्टर का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में दौरा हुआ लेकिन है। तो इस बिग स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन बिग स्टेप देखें आप, अगर आप इंटरनेशनल उस पे मीडिया में या कहीं भी आप देखें, किसी जगह पे आपने देखा है वो मेंशन हुआ है, उनको कोई कवरेज मिली है? नो, किसी चैनल पे वो नहीं आए, किसी ने उनको कवर नहीं किया, क्योंकि वी थिंक कि वो टोटली उनकी नवासी की शादी में आए थे, शादी अटेंड करके वो चले गए, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ हमारे मुल्क की लेवल पे। When it comes to the UK and Europe in after Paris attack, आप क्या समझती हैं, हमने क्या पिकअप किया? एक तो इस्लामोफोबिया था, इसके अलावा और क्या चीज़ें जो तब्दील हुई हैं मुसलमानों के हवाले से? यहाँ पे जो तब्दीली जो आई है वो वैसे मुसलमानों के खिलाफ ही आई है। इतना ज़्यादा तो कुछ अच्छा तो हुआ है नहीं है, because everything at the moment, because terrorism is dominating the headlines at the moment, there's a lot of just anti-terror laws coming about, which obviously gives the police new powers of arrest, it gives the police new powers to search, and again it places a lot of emphasis on everyday Muslims living our everyday lives to come forward, especially for the PREVENT program. Now the government's launched a PREVENT program so that normal people like ourselves. What is PREVENT program then? The PREVENT program is the government's strategy. It's a program where everyday Muslims can come forward and actually talk about terrorism issues and triggers that are actually taking place, and is to let the government know of what we think is going on. So we're kind of like the eyes and the ears for the British government, and I think we should uphold British values and put all of these triggers that we see happening forward to the government so they can take a stance against this. So it's not our Muslim sons and it's not our Muslim brothers that are getting killed unnecessarily abroad and getting caught up in all this stuff, because what they actually should be doing is living their everyday lives, helping those, you know, as far as they can, and taking part in British life. But that's actually not happening. What's happening is we're making ourselves a target by taking things and sweeping them right under the carpet, and I think that really needs to stop. So with the PREVENT program, it gives everybody a chance to actually, you know, let authorities know in terms of what's going on the ground, and I think that's a really good thing. But unfortunately, there seems to be a boycott of Muslims from this program, and they don't seem to be really taking part in this. And how to participate in that? Well, what needs to be done? Well, I think But if you cut down in the list, like what women can do, what a youth can do, what a community leader can do, what imam can do. I think we all need to stay alert to this, because it's the Muslim name. Now, obviously, there's only a minority that are causing all these troubles right across the world, right in the UK, right in Eastern Europe, and right in the heart of everyday life. And I think what we all can do is to pick up on whatever's going on and to let authorities know. And unfortunately, that bit's not happening. Right. What about the National Action Plan जो पाकिस्तान में बना टेररिज्म के हवाले से? अगर हम पाकिस्तान को अगर हम उस पर बात करें तो आप क्या समझती हैं कि ये नेशनल एक्शन प्लान पे पीपल्स पार्टी तो एतराज़ भी कर रही है, कुछ गुफ्तगू लोग इसके नेगेटिव भी कर रहे हैं, लेकिन शुरू में जब शुरू हुआ था तो सारी पार्टियां जो है इस पर राजी थी कि ये एक्शन प्लान होना चाहिए। रेंजर के हवाले से आप कह रहे हैं? रेंजर के हवाले नहीं, ओवरऑल ज़रब-ए-आज़म शुरू ज़रब-ए-आज़म वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत टेररिज्म के हवाले से।
देखें वही वाली बात है कि वो उस वक्त तो सब एग्री हुए थे, लेकिन आप भी जैसे अभी देखते रहते हैं कि उसमें कभी कराची वाली पार्टियां बोल पड़ती हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन बेसिकली तो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस हम लोग एज ए मैं अगर अपनी पार्टी की बात करूं तो हम लोग तो उस पर 100% एग्री हैं, जो फौज और जो रेंजर है, क्योंकि विदाउट उनके हमारे मुल्क में कुछ होने वाला नहीं है। मतलब हम सब उसको देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अगर हालात चेंज हुए हैं, थोड़ी सिक्योरिटी हुई है, थोड़ी बम ब्लास्ट कम हुए हैं, तो उसमें किसने रोल प्ले किया है ना। मतलब ज़रबे अज़ब के बगैर तो अभी आप जैसे आज बम ब्लास्ट हुआ है मर्दान में, तो वो तो एवरी सिंगल डे आपको पता है होते थे। कराची में क्या होता था, कराची में इतनी टारगेट किलिंग थी, इतने लोग मरते थे एवरी डे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखें कि माशाल्लाह काफ़ी हालात हमारे मुल्क के बेहतर हो गए हैं। तो बेसिकली तो हम सबको उसको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए बिल्कुल। What is the Pakistan National Action Plan? What is it about? बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान जो बना था ये 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के ऊपर जब हमला हुआ था, जिसमें तकरीबन 150 के करीब, जिसमें 130 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल थे, वो शहीद हुए थे और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए थे। ये 7 बमर थे जिन्होंने अटैक किया, उसमें चिचन भी थे, फॉरेन अरब भी थे, अफ़गानी भी थे। तो उसके बाद ये हुआ कि हमारी फ़ौज के अंदर जो टेररिज्म के सिम्पैथाइज़र थे वो भी मौजूद थे, हमारी सियासी जमातों में भी शामिल थे, मजहबी जमातों में भी शामिल थे, ऐसे लोग जो ग्लोरीफाई करते थे। और उस वक्त एक चूँकि इसके अंदर हुआ ये था कि जब उन्होंने हमला किया तो वो ये पूछते थे कि आर्मी के आपके वालिद क्या करते हैं, आर्मी में कौन कौन है, तो बच्चे जो कहते थे मेरा बाप आर्मी में है उसको गोली मारते थे, ऐसे उन्होंने किया था। तो तकरीबन 900 कुछ बच्चे थे जो उन्होंने ये किया था कि इफ आई जस्ट कंप्लीट जस्ट फॉर द क्लैरिटी, तो 9 से ज़्यादा जो बच्चे थे वो उन्होंने वहाँ से रेस्क्यू भी कर लिए थे, और जबकि साथ के साथ ही जो अटैकर थे वो उसी वक्त उनको ख़त्म कर दिया गया था, मतलब ये हलाक कर दिया गया था। इसी तरह उसके बाद जो हमारी फौजी क़यादत है वो उन्होंने बुलाया सारी सियासी क़यादत को, प्राइम मिनिस्टर को, और इस्लामाबाद में 126 दिन से ज़्यादा का धरना चल रहा था। इमरान खान साहब ने धरना को ख़त्म किया और फिर ये हुआ कि ये जनवरी में ये नेशनल एक्शन प्लान बना और ये दिसंबर 16 को ये वाक़या हुआ था, उसके फ़ौरन बाद ये हमला हुआ, ये नेशनल एक्शन प्लान बना और ऑपरेशन लॉन्च हुआ ज़रबे अज़ब। उसके बाद जो है ज़ीरो टॉलरेंस टू दी TTP जो तारीख़ तालिबान है उसके बारे में, और फिर उसके बाद कराची में रेंजर्स भेजी गई, पूरे पाकिस्तान में इनकी जो नेक्सस था तोड़ा गया, कोयटा के हालात बेहतर हुए, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो किसी हद तक काफ़ी पुरसुकून हुई। आज उसी का नतीजा है कि आप देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज बग़ैर प्रोटोकॉल के मरी में तकरीर कर रहे थे। इमरान खान साहब ने आज 29 दिसंबर को एक दूसरा शौकत खानम हॉस्पिटल वो भी उन्होंने लॉन्च किया, ओपन किया। तो ये बिग स्टेप्स हुए। तो नेशनल एक्शन प्लान पे अभी पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन जो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद थी, उनकी बरसी 8वीं बनाएगी। तो लाड़काना में गड़ी खुदा बख्श में बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेशनल एक्शन प्लान को नून लीग का एक्शन प्लान करार दिया। राइट और रॉन्ग, बट एज ए इंडिपेंडेंट जब हम एनालाइज करते हैं तो मेरे ख्याल में ये कुछ सियासी बात होगी, चूँकि इसके तहत काफ़ी मामलात जो हैं पाकिस्तान के दहशतगर्दी के हवाले से बेहतर हुए। लेकिन जब मोदी साहब UK में आए थे तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कश्मीरी लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया था लंदन में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, कैन यू टेक दिस वन देन बिफोर आई डू? I was very active in that demonstration. We was lot of ladies. We was participating from Birmingham. लेकिन वही वाली बात है कि उसमें हम लोगों का यही था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब भी मोदी से मिलें, जहाँ भी मिलें, वो फर्स्ट उनमें ये होना चाहिए कि वो कश्मीर के हवाले से बात करें उनसे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये मोदी साहब का हुआ है तो किसी के नॉलेज में नहीं था, कोई उस अवेयर नहीं था कि भाई क्या इनके इशू हैं, क्या इनकी प्लानिंग है, किस प्लान के तहत वो बात कर रहे हैं। तो वो आई डोंट थिंक कश्मीरी हम लोग तो कश्मीरियों के साथ हैं, मेरी पार्टी भी कश्मीरियों के साथ है, लेकिन थोड़ा सा मैं इनकी बात को वो कहूँगी जो इन्होंने अभी फ़ौजियों के हवाले से कर रहे थे कि वो ना सिर्फ फ़ौजियों के बच्चों को मारा उन्होंने, आपको याद होगा उससे पहले जो वो फ़ौजियों के साथ क्या करते थे, फ़ौजियों की रेंजर्स की गाड़ी मतलब उस साइड पे वो फौजियों को गाड़ियों से उतार के उनके सर काट के उनको वो उनके मतलब भेजते थे। और उसके बाद फौज तो हमारी है ना, फौज तो किसी पार्टी की नहीं है, पीपल्स पार्टी की, नून लीग, रेंजर हमारी है, हम पाकिस्तानियों की है। उस पे तो किसी भी पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, किसी को नहीं कहना चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं ना। वो मोदी के हवाले से जो आपने बात की, नवंबर के महीने में यहाँ वो बरतानिया में उन्होंने दौरा किया 12 तारीख से लेकर 17 तक। तो उस दौरान यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हुई उनके ख़िलाफ़, बेसिकली नॉट ओनली कश्मीरीज बट नेपाली भी थे, ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट थे वो थे, औरतें थी, खालिस्तान मूवमेंट वाले थे, सिख अपने राइट्स के लिए कर रहे थे। तो इसी तरह दलित थे जो इंडिया के अंदर जो छोटी जात के लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो उस दौरान इन लोगों ने, हम लोगों ने 2 वेन्यू थे, एक कश्मीरियों ने ख़ास करके जो 12 को 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर और फिर हाउस ऑफ कॉमन के सामने और फिर 13 को वेम्बले में एक मुजाहरा किया। तो ये तो इनके अपने वेन्यू थे जिसके ऊपर ये लोग बाद में इनके इख्तलाफात भी हुए, कोई 12 को करना चाह रहा था, कोई 13 को करना चाह रहा था, बट समो दोनों चलो अपनी अपनी जगह बड़े सक्सेसफुल थे। तो ये मोदी के खिलाफ जो डेमोन्स्ट्रेशन थी वो एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी थी कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड, चूंकि बैक जब आप गुजराती मुसलमानों की बात करें तो ही वॉज द CM ऑफ द गुजरात एट दैट टाइम, जब आपको पता है कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी, उसकी जगह इन्होंने राम मंदिर बनाया है। तो बहुत सारे मुसलमानों के घर, अमलाक और जानें जो है उसमें गई हैं। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन बहुत मुसलमानों को शहीद किया गया था। इसी तरह जो क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, इस दौर में चूँकि इनका जो ताल्लुक है वो RSS से है, जो भारतीय इंतहा पसंद जमात है BJP उसका, लेकिन ये इज़ द मेंबर ऑफ RSS यूज्ड टू बी, जो मुसलेनी के फॉलोअर्स और उसमें। तो इस बारे में बहुत ज़बरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, लेकिन दिस इज़ फैक्ट एज वेल कि 62,000 पीपल को उसने वेम्बले स्टेडियम में ख़िताब किया। ये दुनिया का बहुत बड़ा मजमा था, ये वेम्बले स्टेडियम में मोदी ने खिताब किया, जिसमें हमारे डेविड कैमरॉन साहब भी थे। इस मुल्क का बहुत सारे जो हक त्यारे हैं वो लेने के लिए जो डील है बिजनेस की, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर हुई। तो हमने इन्हीं प्रोग्रामों में या मीडिया में इसको हाईलाइट किया कि मोदी के दौर में ख़ास करके जो अक़लीतें हैं उनको सांस लेने की, आज़ादी से चलने फिरने की इजाज़त नहीं है। एक साफ़ी ने भी सवाल किया था इसको, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट था। लेकिन सम हो पाकिस्तान के हवाले से व्हाट शी वाज रेफरिंग टू रिफत मुगल साहिबा के जो मोदी साहब का अचानक पाकिस्तान में आया, उस वक्त में यही मैं कहता था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो टेंशन थी, एक दूसरे के ऊपर दबाव बढ़ा रहे थे कि वी शुड कम एट दी सम सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशन टेबल पे हम लोग डायलॉग पे आए, ताकि अपने जो मामलात हैं हम पीसफुली उसको रिजॉल्व कर सकें। तो ये एक सिनारियो बना। बहरहाल ये पोस्चरिंग फोटोज और ये वो बर्थडे और शादी, ये तो इजी जेस्चर है, लेकिन मामलात या इश्यूज सो सीवियर हैं, सख्त हैं, सो सीरियस हैं। जब अब कश्मीर पे बात करना चाह रहे थे, कितना कश्मीर पाकिस्तान देने के लिए तैयार है, कितना कश्मीर इंडिया देने के लिए तैयार है। मेरा अगला सवाल जो था वो यही बनता है कि व्हाट अबाउट कश्मीरी मुस्लिम्स इन इंडिया। तो 2015 का साल उनके लिए कैसा रहा? हाँ, ये बड़ी आपने अहम बात किया। 2015 का जो कश्मीरियों के लिए जो साल था, इट वॉज वेरी वेरी बैड, बिकॉज वहाँ पे क्या हुआ कि मीट पे पाबंदी लगा दी, काऊ कुशी को बंद कर दिया गया। एक मुसलमान जो गुजराती जो मुसलमान था, मोहम्मद अखलाक, उसको रात को जाकर उस पर इल्ज़ाम था कि इसने काऊ को ज़बह किया, उसको शहीद कर दिया गया।
तो इन अ वे ह्यूमन वायलेशन जो है इट हैज़ बीन टेकिंग थ्रू आउट द ईयर। जी आप भी वो इतना फेमस हुआ था, वो हमारे खुर्शीद साहब कसूरी साहब जो हैं, उन्होंने अपनी साबिक वज़ीर ख़ारजा आपकी जमात के वो उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। वो गए हैं, उनकी बुक लॉन्चिंग थी वहाँ पे, जब वो गए हैं तो जो कर रहा था वो सारा उनके लिए, उसके मुंह के ऊपर उन्होंने पब्लिक में उसका मुंह काला कर दिया था कि इस वजह से कि आप किसी मुसलमान को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं या पाकिस्तानी को क्यों कर रहे हैं। और जैसे वो इंडियन वो मकबूजा कश्मीर की पार्लियामेंट के वो मेंबर थे, ऐसे कोई आम बंदा भी नहीं था। लेकिन वही वाली जो ये बात कर रहे हैं कि वहाँ मतलब वो जो पहले जब पाकिस्तान बनने से पहले जो चीज़ें हो रही थी कि ये अछूत है, ये निचली ज़ात है, इसके साथ आप बात नहीं करना, इवन अभी भी वो चीज़ें वहाँ प्रमोट हो रही हैं कि जो निचली वो आई डोंट नो उसका नाम जो सबसे इनकी नीचे कौम होती है जिसको ये लोग समझते हैं दलित कि दलित का अगर उनकी हाई मतलब ज़ात का बंदा बात कर रहा है कास्ट का, तो अगर कोई वो बंदा दलित का कोई शख्स, कोई फैमिली मेंबर या कोई बंदा वो आवाज़ सुन लेता है तो उसके कान में वो लोग कुछ ऐसा डाल देते हैं लिक्विड के वो सारी ज़िंदगी सुन नहीं सकता ना। अगर वो उनको छू लेता है तो उसके हाथ काट देते हैं। ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। गाय का गोश्त कोई गाय ज़िबा ही नहीं कर सकता, हालांकि पूरी दुनिया में गाय का गोश्त खाया जाता है। तो ये औरतों के रेप हो रहे हैं, जेलों में वो लोग औरतों को भेज रहे हैं, इस तरह सप्लाई हो रही है, ये सारी चीज़ें वो हो रही हैं। और हम लोग एज ए आई एम फ्रॉम कराची, मैं कश्मीरी नहीं हूँ, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट में हर जगह पे कश्मीरियों के साथ थे कि जो जैसे कश्मीरी चाहते हैं, वट एवर दे वांट, ये नहीं कि हम ऐसा चाहते हैं तो कश्मीरी ऐसा करें, वट दे वांट, तो वो उस हिसाब से हमारी लीडरशिप उस इशू को उठाए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ 34 मुल्क जिनका इत्तेहाद हुआ है, तो वो कितना अहम है? हाँ, ये सवाल आपका बहुत अहम है। देखें, जब मुसलमानों को दुनिया के अंदर किसी जगह डिफेंड करने की बात आती है तो इस वक्त सऊदी अरब चूँकि उनके पास पैसा है तो वो समहो वो उनका एक जो है वो एक बनती है कोई जगह और उनका कोई मकाम बनता है। इसी तरह आप देखें तो तुर्की किसी हद तक जो है वो पावरफुल मुल्क है, यूरोप के अंदर है, उसकी लोकेशन ऐसी है। तो ये एक ज़रूरत थी कि मुसलमानों के जो हकूक़ हैं उसको राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक अलायंस बने। यूँ तो आपको पता है मुसलमान ममालिक की OIC जो एक तंजीम है वो बनी हुई है, लेकिन OIC भी जो है वो कहते हैं ना पावरलेस नेशंस का एक इत्तिहाद है। सब जाते हैं, फोटो सेशन होता है, किसी ने क्या कहा, जिस तरह आम हमारे जलसों में होता है कि लोग प्रोग्राम रखते हैं, हाँ हू होती है, किसने क्या कहा, मैंने क्या किया, 2 मिनट खड़े हुए, फोटो हुए, ये वो एक रिपोर्टिंग होगी वैसे, एंड उसका अंदर से कुछ नहीं निकलता। इसी तरह OIC की ये बनी हुई थी। इसी तरह अरब लीग है, मुसलमानों की एक तंजीम, अरब कंट्रीज़ की अपनी एक तंजीम है अरब लीग। अरब लीग में ऐसे बड़े बड़े इशूज़, जब लीबिया का इशू आया, जब इराक का इशू आया, तो फिर वहाँ पे ब्लॉक हो जाती हैं चीज़ें, चूँकि सेक्ट की वजह से, जो सेक्ट होता है ना उसकी वजह से, चूँकि ईरान उसमें शामिल नहीं है और दूसरे कुछ मुल्क हैं वो शामिल नहीं है। तो ये एक नवंबर के महीने में ये एक सिग्निफिकेंट एक ये स्टेप्स लिया गया और ये सऊदी अरब में ये तश्कील दिया है 34 मुल्कों का, 34 मुल्क इस इत्तेहाद में शामिल है। इसको इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद का नाम दिया गया है। और मुस्लिम ममालिक अभी तक, जैसे मैंने पहले ये कहा कि क़यादत के एतबार से कोई ऐसा फोरम नहीं कर सके थे, तो ये इन्होंने बाकायदा इसको मुनज़्ज़म किया है और इस इत्तेहाद को तश्कील दिया है। ये इत्तेहाद जो है इस एतबार से तो इसकी तश्कील के बाद ये इत्मीनान बख्श इसलिए है कि इस्लाम का जो मसख़ शुदा चेहरा आजकल ख़ारजी लोग या इंतहा पसंद लोग वो पेश कर रहे हैं, वो मकसद शुदा चेहरा, खूबसूरत चेहरा कैसे बनाया जा सके, तो इसको इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद का, आपको पता है इसी इत्तेहाद के तहत ही जो हौसी कबाइल हैं यमन के अंदर, उस पर भी अटैक्स हो रहे हैं, जिसमें ये अभी तक जो बड़े बड़े मुल्क हैं इसमें त्यूनिस है, लीबिया है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उर्दन है,
मुत्तहिदा अरब अमारात है, मिस्र है, मलेशिया है, मालदीव है, सूडान है, और इसमें ईरान को शामिल नहीं किया गया है। ज़रूरत इस बात की है कि इसके अलावा बहुत सारे और दूसरे अफ्रीकन मुल्क बहुत सारे, ज़रूरत इस अमर की है कि ईरान को भी इसके अंदर अगर शामिल किया जाए तो ये अमर बईद अज़ क़ियास नहीं कि ईरान भी इसके अंदर शामिल हो जाए। ईरान के पास ज़ाहिर है तेल है, ईरान ने अभी एक मायदा भी कर लिया इन ममालिक के खिलाफ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना उसको रोल बैक करके इन्होंने जो ईरान के ऊपर सेक्शंस को हटा दिया है। तो ये एक अच्छा मतलब ये स्टेप्स हो सकता है। और ये ख़ास करके जो दहशतगर्दी के हवाले से जब मुसलमान की बात आती है तो लोग कहते हैं अब बड़ा अच्छा रिलीजन है, लेकिन मुसलमान तो सुसाइड बम करते हैं, मुसलमान तो ये करते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंट होगा। जी बेसिकली यही बात है कि जब तक हम मुसलमान अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हम आपस में यकजा नहीं होंगे, हम अपने मज़हब को नहीं समझेंगे, हम अपने किरदार को सही नहीं करेंगे, आई डोंट बिलीव कि दुनिया का कोई भी बंदा, इवन ऊपर से फरिश्ते भी आ जाएंगे तो वो हमें प्रमोट करेंगे या हमारी अच्छे तरीके से हमारे नाम को, हमारे मज़हब को फैलाएंगे। मैं तो ये समझती हूँ कि हम मुसलमान अगर दुनिया में इकट्ठे हो जाएं तो कोई भी कौम हमें ना ख़त्म कर सकती है ना हमें ख़राब कर सकती है। बेसिकली ये देखें, अगर घर का माहौल अच्छा नहीं होता तो घर में कोई बच्चा अच्छा नहीं होता, या घर के मतलब माँ बाप अच्छे नहीं होते तो वो घर अच्छा नहीं होता ना। जब हम खुद नहीं अच्छे होंगे, हमारा मुल्क अच्छा नहीं, हमारे लीडर अच्छे नहीं, हमारी अवाम अच्छी नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दुनिया वाला वो फलाना हमारी हेल्प करे तो हम ठीक हो जाएंगे, वो करे। तो मुसलमानों को खुद ज़रूरत है कि वो खुद ठीक हो। मेरा तो यही मानना है। मैंने ये पूछना था कि मेरा भी यही मानना है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि यहाँ पे तो जो है जितने भी स्पेशली जो यंग जो हैं मुसलमान जो लड़के हैं वो तो अक्सर तो प्रिजन्स में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल गलत कामों में जा रहे हैं, घरों में तो कोई कंट्रोल तो उनका गोरे तो नहीं ना उनके हाथ पकड़ के है। आके कहते कि भाई आप ये करो, आप ये करो, आप ड्रग भेजो, आप पढ़ो नहीं, आप स्कूलों में नहीं जाओ। उसमें हमारी अपनी गलतियां हैं ना। तो हम अपने आप को ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी गोरों को किसी ने नहीं पकड़ के कहा कि भाई तुम अच्छे काम करो, तुम एक्सपायर चीजें नहीं बेचो, तुम झूठ नहीं बोलो। वो खुद इस चीजों को उन्होंने मतलब किया, बनाया, अपने असूल बनाए जिंदगी के। हम मुसलमानों की सबसे बड़ी खामी ये है, हम इवन उसमें औरतें भी हम ये करते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते, हम कहते हैं उसने क्या पहना हुआ है, वो क्या कर रही है, तो इस वजह से हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। यहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है ना, दे आर लिविंग इन एट लार्ज, बिग नंबर्स है ना, तो हमारे चूंकि स्मॉल नंबर है, उनमें भी ये चीजें जो इन्होंने मेंशन की हैं, ड्रग्स है, अल्कोहल है, दूसरे फैमिलीज इशू हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन लेट्स नॉट रूल आउट द गुड मुस्लिम्स एज वेल, दे फॉलोइंग द रिलीजन एज इट इज रिटन। ऐसे भी लोग हैं ना में जो सुबह अपना मतलब कोई काम करते हैं तो वो यही समझते हैं कि ये खुदा का हुक्म है, और दुनिया में जब अपने काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी पर होते हैं, उनको कोई नहीं देख रहा होता है। लेकिन चूंकि दे आर बाउंड टू ओबे द रिलीजन, तो वो अपना काम सही कर रहे होते हैं। जब उनको कोई इमानत दी जाती है तो उसमें खयानत नहीं करते हैं। जब कोई चीज़ किसी के बारे में मांगते हैं या किसी को देनी होती है तो उसी तरह देते हैं जिस तरह के उनको मिली थी। तो आप क्या समझते हैं कि फ्रांस और पेरिस के अटैक्स से हमने क्या सबक? हाँ, ये अच्छा हुआ। अगर ये सवाल रह जाता तो हमारा मेरे ख्याल में प्रोग्राम में कमल नहीं होता। ये अच्छा आपने कहा कि फ्रांस में जो पेरिस में जो अटैक हुआ है, ये बहुत बड़ा इंसानियत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर एक किस्म का एक दब्बा लगाया गया है जो भी इसमें मुलव्वस थे। बट इट हैपन टू बी कि जिस तरह मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं कि वो मुसलमान थे, बेल्जियम में पैदा हुए थे, फ्रांस में पैदा हुए थे, वो फिर ये भी एक सवाल है कि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि वो उनमें से एक तो ऐसा था जिसकी अपनी बार थी। सो हाउ कैन बी ए मुस्लिम कैन ओन ए बार सेलिंग द अल्कोहल? तो ऐसी चीज़ें भी मंजर आम पर होती हैं। बाज़ लोग इसको साजिश से पेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इसको मुसलमानों के नाम पे ही कर दें तो ये सारे मुसलमानों ने इसको मज़म्मत भी किया है। हमने भी अपने प्रोग्रामों में जहाँ पर हमने लिखना चाहा वहाँ लिखा, और उससे हालात बहरहाल यूरोप के अंदर, यूके के अंदर मज़ीद जो है वो सख्तियाँ होंगी, पाबंदियाँ होंगी, इमिग्रेशन बहुत टाइट हो जाएगी। हमारे जेन्युइनली जो लोग पाकिस्तान से दूसरे इस्लामी मुल्कों से यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए, जॉब्स के लिए, स्टूडेंट्स को यहाँ की स्टे के लिए बहरहाल ओवरऑल बहुत ज़्यादा सख्तियाँ होगी। और ज़रा मुसलमान इज़ ए टारगेट,
मुसलमान इज द वन। अगर जॉब्स का जैसे आपने पहले कहा था, अगर कोई मुसलमान अप्लाई करता है तो उसको सम हो किसी न किसी जगह ये एलिमेंट शामिल होता है कि ये मुसलमान है, इसका ये वो क्या है। तो इसी तरह बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं फ़र्ज़ किया वो ऐसे जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कामों में जाता है, फिर हम क्या कर सकते हैं। मसलन आप दोनों तो मतलब फैमिली हो, बच्चों वाली हो, तो आपको पता है कि हमारी लिमिटेशन क्या है, यहाँ के कानून हमको कहाँ तक इजाज़त देते हैं, कितना फोर्स कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे we have to talk with our children, we have to engage the children in the community work, mosque के अंदर, communities के अंदर, so we have to do this। तो 2016 के लिए सबके लिए आपका नाजरीन के लिए क्या लेट्स सी के मुसलमानों के ऊपर जो भी मामलात होंगे उनको अपनी एक यूनिटी दिखानी है। अगर यूनिटी नहीं दिखाएंगे और ये जो मजहबी तौर पर इख्तलाफात हैं ये अपनी जगह 1400 साल से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे इख्तलाफात नहीं है कि हम को एग्जिस्ट ना करें, हम एक दूसरे के साथ मिलकर न चलें। मुसलमानों को खुद अपना इत्तेहाद अगर कर लें तो आप मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर और समाजी तौर पर और इसी तरह आप बेहतर प्रोग्रेस कर सकते हैं, बेहतर डिफेंड कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर पेश कर सकते हैं। आप तो मेरे लिए आज होस्ट हो गई हैं। वही मैं देख रही हूँ। It was a wonderful program. Thank you very much, Gupta. Would you like to say anything just to sum up? I'd just like to wish everybody a happy 2016 and let's make it like a really good one for all Muslims right across the world. जी, what is the सेम अल्लाह करे हम सब के लिए आने वाला साल बहुत सुकून और खुशियाँ लेकर आए। जो परेशानियाँ हमें पिछले साल में हुई हैं वो ना हमें हो, हमारे मतलब पूरी दुनिया में सुकून हो, मुसलमानों का एक अच्छा नाम होना। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम। शिराज खान की तरफ से बस आज के लिए इतना कुछ। अपना और अपने गिरदे नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।